राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में दोस्तों। हर रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 21 जून 2019 की शिफ्ट 1 का दोस्तों सेट लेके आए हैं। और ऐसे ही आपको क्लास मिलती रहेंगी दोस्तों। माफ़ करिएगा, एग्ज़ाम परसों से स्टार्ट हैं और आपके लिए कल कोई भी क्लास नहीं आ पाई। उसका कारण ये रहा कि परसों से एक दिन पहले शाम को मेरा फ़ोन जो है ख़राब हो गया था, टूट गया था, तो उसको सही करके वो फ़ोन आज आ पाया है। तो इसलिए आपकी कोई क्लास नहीं आ पाई। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और चैनल से बने रहेंगे। और जो तब तक जो दोस्तों बाकी क्लासेस हैं वो आप देख लीजिए। लेकिन कल तक मैं आपकी बहुत क्लासेस करा दूंगा, आप यकीन रखिए। कल तक मैं आपको, और दोस्तों एक क्लास आपकी आएगी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की, जो कि बार बार आ रहे हैं पीवाईक्यू के, वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो उनकी जो कल क्लास आएगी उसको ज़रूर देखिएगा। वो क्लास दोस्तों कल आएगी, आप उस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप और हम दोनों का संबंध अच्छा बना रहे और मेरा मनोबल बढ़ता रहे, ताकि हम ऐसे ही मैं आपके लिए क्लासेस लेके आता रहूँ। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो सेटों में सेट 1 ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार अधिगम के विभिन्न स्तर दिए गए हैं, जबकि सेट 2 में उनके उदाहरण और संबंधित कार्य दिए गए हैं। इन दोनों सेट को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका मैचिंग से शुरू हुआ है, जो कि अधिगम स्तर, उदाहरण, स्मृति स्तर। तो अधिगम स्तर और उदाहरण। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ, स्मृति स्तर दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना। अवबोध स्तर नए विचार उत्पन्न करना। विश्लेषण स्तर सूचना अनुसरण करना। सृजन स्तर सूचना का कई भागों में पृथक्करण। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है डी, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार शैक्षणिक उद्देश्यों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। एक है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक, तीसरा है क्रियात्मक। तो दोस्तों ज्ञानात्मक क्षेत्र में ब्लूम ने उद्देश्यों की ज्ञान, स्मृति, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन आदि श्रेणियों में विभाजित किया है। अतः प्रश्नगत विकल्पों का संयुक्त सम्मेलन है स्मृति स्तर, सूचना अनुसरण करना। अवबोध स्तर दी गई संकल्पना के उदाहरण की पहचान करना। विश्लेषण स्तर सूचना का कई भागों में पृथक्करण। और सृजन स्तर नए विचार उत्पन्न करना। दोस्तों आपका यहीं की यहीं व्याख्या में आपको मैंने बता दिया कि क्या इसका सही है आमने सामने। वैसे आप कोड में समझने में समय लगता है। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान, अनुदेशन उपरांत उपलब्धि की भाषा, अनुदेशन के पश्चात अधिगम की प्रगति और विफलता। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है। अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। नैदानिक मूल्यांकन से अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान सुनिश्चित होता है। तो दोस्तों इसके जो शैक्षणिक मूल्यांकन के 2 प्रकार हैं दोस्तों, वो क्या है, उपचारात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन हमें बताता है कि अधिगमकर्ता ने किस सीमा तक किन किन उद्देश्यों को प्राप्त किया। ठीक है, जो दोस्तों एनसीईआरटी का पैटर्न है वो यही है। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन नामक पुस्तिका के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नलिखित 3 बातों पर निश्चय किया जाना चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, कक्षा में दिए जाने वाले सीखने के अनुभव कितने उत्पादक रहे हैं, और शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति कितने अच्छे ढंग से संपन्न हुई है। निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। दोस्तों कंप्यूटर का है आपका ऑडियो पॉडकास्ट, मुद्रित सामग्री या पुस्तक, रेडियो वार्ता और एडुसेट। तो दोस्तों सी जो आपका सही उत्तर है वो है रेडियो वार्ता। अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण रेडियो वार्ता है। ऑडियो पॉडकास्ट से तात्पर्य एक मीडिया संचिका से है, जो कि इंटरनेट पर फीड के द्वारा प्रसारित की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा शिक्षण संस्थाएं एडुसेट, ये सब आपको एजुकेशनल सैटेलाइट है दोस्तों एडुसेट। चलिए,
किस शिक्षण सहायक सामग्री के पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य ज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री और सिद्धांत आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। तो ये जो है आपका वो दोस्तों सही उत्तर है श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, ये आपका सही उत्तर है। पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशलों में अभिवृद्धि श्रव्य भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा होती है। श्रव्य साधन वे साधन हैं जिनमें श्रवणेंद्रिय का उपयोग किया जाता है, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, वार्ता, ग्रामोफोन तथा लिंग्वाफोन आदि। चलिए, नीचे दी गई सूची में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश हैं। सूची नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची: विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, विद्यार्थियों का पूर्वकालिक ज्ञान, अधिगमकर्ता को उद्देश्य के बारे में सूचित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षता के रूप में सूचित करना, ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना, वांछित उत्तर प्राप्त करना। विकल्प बी जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। आइए यहाँ पे जानते हैं, हम व्याख्या में जानेंगे। ये हैं आपके विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त करना, अधिगमकर्ता को उद्देश्यों के बारे में सूचित करना, अधिगम की पूर्वापेक्षता के रूप में सूचित करना और वांछित उत्तर प्राप्त करना। चलिए दोस्तों, बोलते हुए सोचने की पद्धति है प्रदत्त के गौड़ स्रोत का भाग, अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक, प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराकर अधिगमकर्ता की अभिक्षमता परीक्षण की रणनीति और वैज्ञानिक शोध की आवश्यक विधि। तो दोस्तों बी आपका सही उत्तर है अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी। बोलते हुए सोचने की पद्धति अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक है। छात्रों के सोचने की प्रक्रिया थिंक अलाउड के साथ सहज होने के बाद मूल्यांकन उपकरण के रूप में इस रणनीति का उपयोग किया जाता है। जैसा कि गणित में किसी समस्या को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चरणों के संबंध में छात्रों से कहा जाए कि वे जो कहते हैं उसे पहले पढ़ लें, यह शिक्षक को यह देखने की अनुमति देता है कि छात्र किन त्रुटियों का उपयोग करते हैं। प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है? दार्शनिक शोध, भाषा का मनोवादी सिद्धांत, गणितीय शोध और निजातीय शोध। तो डी जो है दोस्तों वो आपका दोस्तों सही उत्तर है निर्जातीय शोध। डी है आपका निर्जातीय शोध। निर्जातीय शोध एक गुणात्मक विधि है जहां शोधकर्ता अपने वास्तविक जीवन में अध्ययन से संबंधित प्रतिभागियों का निरीक्षण करते हैं। प्रतिभागी प्रेक्षण इसी का अंश है। दार्शनिक शोध तथ्यात्मक खोज से हटकर मूलतः चिंतात्मक और समीक्षात्मक होता है, जो अस्तित्व की समस्त चीज़ें यथा जड़ एवं जीव को एक विशिष्ट चिंतन शैली में ढालकर एक गुण व्यवस्था प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शोध में साहित्यिक चोरी है पूर्ववर्ती प्रदत्त का सृजनात्मक उपयोग, बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना, किसी व्यक्ति के कथानक या उसकी बात को उद्धृत करना, पूर्ववर्ती प्रदत्तों का संदर्भ प्रस्तुत करना और नए उद्देश्य से इस पर कार्य करना। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? विद्यार्थियों की आकांक्षा का स्तर, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन और सत्रांत मूल्यांकन। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन। ठीक है दोस्तों, सी आपका सही उत्तर है विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन।
एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित शतांश मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों को आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस अध्ययन में विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन आश्रित चर है। आश्रित चर वह चर होता है जो स्वतंत्र चर में किसी भी तरह का परिवर्तन होने पर स्वयं भी प्रभावित होता है। कृषि शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण, भाषा की शैली में संबंधित विशेषता का मूल्यांकन, अन्य व्यक्ति की विचारधारा का विश्लेषण और भाषा द्वारा निभाई गई लिंग संबंधी भूमिका का अवलोकन। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। तो डी का आपका होगा ए है दोस्तों आपका नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण। ये दोस्तों आपका सही उत्तर है, माफ़ करिएगा मैंने डी बोल दिया। तो ए आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका गद्य शुरू हो गया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका गद्य का है। निर्देश नीचे दिए गए गद्यांश के सावधानी पूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के उत्तर दीजिए। दोस्तों मैं आपको अभी बता दूं, आपके पेपर में गद्य आपको क्लियर करना है, एक तालिका करके जाइएगा। कंप्यूटर के 5 प्रश्न आते हैं दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल और पेरिस समझौता, इनसे भी एक प्रश्न बनता है। नंबर सीरीज को करके जरूर जाइएगा, ये आपको 30+ नंबर दिला देंगे अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो। चलिए दोस्तों, निसंदेह साहित्यिक जीवन अधिकांशत अवसादपूर्ण होता है, क्योंकि यदि आप विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं तो आपको अपनी इस विलक्षणता की कीमत चुकानी पड़ेगी। यदि आप केवल प्रतिभावान हैं तो विद्युत जनों की परिस्थितियों के आनुषंगिक बहुत सी चिंताएं होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप जीवन अत्यधिक दंडनीय हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप आराम से पैराग्राफ पढ़ लीजिए। मेरे गद्यांश का आपका जो सॉल्यूशन है उसमें वो पैराग्राफ दिए, मैं आपको वहीं से समझा देता हूँ, इससे आपका समय बच जाएगा। और समय बचेगा तो दोस्तों मुझे ये भी उम्मीद है कि आप बड़े आसानी से, हाँ दोस्तों आप जब एग्ज़ाम करें तो पेपर उनका टाइम मैनेज अच्छे से करें। हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पेपर 2 में आपका इतना समय नहीं लगता है। साहित्यिक जीवन अवसादपूर्ण होता है क्योंकि व्यक्ति को कुशाग्र न होते हुए भी कुशाग्र होने का बोझ वहन करना पड़ता है। कुशाग्र व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में दुख के बीच में कुशाग्र रह सकता है। प्रतिभा के परिमाण स्वरूप छद्म हर्ष उत्पन्न होता है। अन्य व्यक्तियों से आगे निकलने को निरंतर चाह होती है। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। साहित्यिक जीवन अवसादपूर्ण है क्योंकि कुशाग्र व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में दुख के बीच में कुशाग्र बना रह सकता है। युवा लेखक की चाहत होती है स्वयं की स्थापित लेखकों को समतुल्य बनाना, केवल अपने कार्य से संतुष्ट रहना, अपनी मेधा से गौरव प्राप्त करने के बावजूद भी सदैव जल्दबाजी में रहना, परवर्ती काल में आलोचक बनना। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है। अपनी मेधा से गौरव प्राप्त करने के बावजूद भी सदैव जल्दबाजी में रहना। उपरोक्त गद्यांश में प्रकाशकों और आलोचकों के प्रति प्रत्यक्षीकरण का भाव है। तीव्र आलोचना का, सहानुभूति का, उदारता का और दोषदर्शिता का। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, दोषदर्शिता का। उपरोक्त गद्यांश में प्रकाशकों और आलोचकों के प्रति प्रत्यक्षीकरण में दोषदर्शिता का भाव है। व्यक्ति के प्रत्येक कर्म के पीछे कोई स्वार्थ या दोष देखना और इस कारण किसी अच्छे अभिप्राय से किए गए कर्म को भी संदेह की दृष्टि से देखना दोषदर्शिता कहा जाता है। किसी लेखक का अनुभव और उम्र लेखक को आलोचना के प्रति वीतरागी बनाता है, लेखक को क्षुब्ध और एकाकी बनाता है, लेखक को विदूषक बना देता है, लेखक को छिंद्रावेशण की ओर प्रेरित करता है। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, लेखक को आलोचना के प्रति वीतरागी बनाता है। माफ़ करिएगा दोस्तों,
चलिए चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आलोचना से निपटने का प्रभावी तरीका है प्रिंट मीडिया के माध्यम से स्वयं की प्रतिरक्षा करना, अपने कौशल के बारे में दृढ़तापूर्वक विचार अभिव्यक्ति करना, अपने स्वयं की कला का आलोचक बनकर उसे गुण का विश्लेषण करना, कलात्मक अभ्यास के लिए प्रति सम्मानजनक रूप से संबंध रहना। तो डी जो है आपका वो सही उत्तर है, कलात्मक अभ्यास के प्रति सम्मानजनक रूप से संबंध रहना। निम्नांकित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं? भौतिक शोध, शब्दार्थ संबंधित शोध, मनोवैज्ञानिक शोध और गैर शाब्दार्थिक शोध। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बी में आपका आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, भौतिक शोध, शब्दार्थ संबंधित शोध और मनोवैज्ञानिक शोध। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विषयतत्व यथा बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को निम्नलिखित में से किस व्यवहार की संज्ञा दी जाती है? परावैक्तिक, अनुप्राणित, पराभाषिक और अनैच्छिक। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है और सी है आपका दोस्तों पराभाषिक। चलिए दोस्तों विषयतत्व यथा बोलने की दर, ध्वनि विराम उत्पन्न करने की पद्धति और उच्चारण की विलक्षणता को पराभाषिक व्यवहार कहा जाता है। कक्षा में निम्नलिखित में किसके कारण प्रतिपुष्टि में विलंब हो सकता है? प्रौद्योगिकी का उपयोग, विस्तारित संप्रेषण और शब्दार्थ शोध और प्रतिभागी वातावरण। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, शब्दार्थ शोध। चलिए शब्दार्थ शोध संप्रेषण में एक बड़ी बाधा है, शोध में कई बार संदेश सही रूप में सुनाई नहीं दे पाता, अतः गलत तरह से संदेश ग्रहण कर लिया जाता है या संदेश पाने में विलंब हो जाता है, जिसके कारण प्रतिपुष्टि देने में भी विलंब होने लगता है। सादृश्य संप्रेषण में विषय वस्तु को माना जाता है अभिसारी, स्थिर, भौतिक और अलौकिक। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, स्थिर। सादृश्य संप्रेषण में दोस्तों विषय वस्तु को स्थिर माना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सही सुमेलित कीजिए संप्रेषण के तत्व और प्रकम भाग का विवरण। संप्रेषक, आग्राहक, संदेश और माध्यम। तो दोस्तों सी है आपका, संप्रेषक संवेदी अंग, आग्राहक मस्तिष्क, संदेश वैद्युत चुंबकीय आवेग, माध्यम केंद्रीय स्नायु तंत्र। तो दोस्तों संप्रेषक वह व्यक्ति जो शाब्दिक या अशाब्दिक संकेत प्रदान करते हैं और आग्राहक संदेश आग्राहक वह व्यक्ति है जो संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करता है, जैसे श्रोता, छात्र, दर्शक एवं पत्र पत्रिकाओं पाठक आदि। दोस्तों ये आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, इसको कंप्लीट करना है। इसमें ABCD हम क्या करेंगे, रफ पे तुरंत लिख लेंगे, उसके बाद उसकी नंबरिंग कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाता है। नीचे दिए गए विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, TEF UGH और WKL। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए पीछे के दो अक्षर हैं वो अपने सीरीज में चल रहे हैं, पहला अक्षर पीछे से लिया जा रहा है। तो आपका यह आएगा TUVW है ना, तो V आएगा। आप सीरीज पूरी करके TUVW EFGHIJKL, तो आपका आएगा VIJ। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माफ करिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्णात्मक संख्या की मान से लिए गए विचलन का योग सदैव शून्य होता है? मध्यमान, भमध्याकमान, बहुलाकमान और शतांशमान।
ठीक है, मध्यमान, भध्यकमान, बहुलाकमान और शताशमान। तो दोस्तों संख्याकी में मध्यमान मान से लिए गए विचलन का योग सदैव शून्य होता है। यदि x और y दोनों धनात्मक संख्या हैं और x y से 25% अधिक है तो y अपॉन x का अनुपात है 0.75, 0.80, 1.20, 1.2। तो बी दोस्तों आपका सही उत्तर है 0.80। चलिए दोस्तों प्रश्न 7, x रेशियो y इज इक्वल टू 5:4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से आपके परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ गए दोस्तों। आप पेन और पेपर निकाल के रखें जिससे आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। और दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसको डर लगता है वो भी बिल्कुल निश्चिंत होकर बस सुने और पेन और पेपर निकाल ले। किसी गाँव के 5% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु के बाद पूरा गाँव भयाकृत हो गया। उसके दौरान शेष ग्रामवासियों में से 20% लोग गाँव छोड़कर अन्यत्र चले गए, जिसके परिणामस्वरूप गाँव की आबादी घटकर 4750 हो गई। गांव के मूल अधिवासियों की संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, 5% को बीमारी हुई, इससे डर के 20% चले गए और जो बचे वो हैं 4750। अब आपकी वो संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम पहले परसेंटेज से संख्या निकाल लेंगे। तो माना गांव के मूल अधिकारियों की संख्या 100%, तो 5% निवासी मलेरिया की मृत्यु होने के बाद 95% बचे, उसमें से 20% चले तो 75% रह गए। माफ़ करिएगा, आपके ये आ गए आपके 76%, 4750 है ना। तो यहाँ आपका आगे 1% इज इक्वल टू 4750 अपॉन 76। तो जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये था 1000% इज इक्वल टू 4750 अपॉन 76 इंटू 100 इज इक्वल टू 6250। अतः गांव के मूल अधिवासियों की संख्या 6250 हो गई। यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज 8.12% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष 3 माह में उतने ही धनराशि पर 8 महीने में 7.12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 45 रुपये अधिक हो जाता है तो वह धनराशि है 600 रुपये, 800 रुपये। तो दोस्तों बहुत सरल है, 800 रुपये होगी, 6000 रुपये, 8000 रुपये। माना धनराशि पी रुपये प्रश्नानुसार पी, और जो डिजिट दिए ये हम नहीं लिख रहे 8182, ये प्रश्न में दिया है, ये भी ये परसेंटेज में दिया है तो हमने नीचे 100 लगा दिया। सॉल्व करके आ गया आपका ये, तो ये जो आया P इंटू 85 120 अपॉन 12 प्लस 45 इंटू 200। तो आपका जो दोस्तों सही उत्तर आया वो आ गया P इक्वल टू 800 रुपये। यदि तर्कवाक सभी पेन पेंसिल नहीं है दोस्तों, ये आपका पेन हमेशा याद रखें, ये तर्कवाक वाले जो प्रश्न हैं तर्क वाले, ये पेन पेंसिल लेके हमेशा करें, तभी ये आपके प्रश्न ये सही होंगे। यदि तर्कवाक सभी पेन पेंसिल नहीं है को सत्य माने लिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्कवाक असत्य हो सकता है? सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल पेन है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेन पेंसिल है। तो दोस्तों ये आपका सही उत्तर है, ए है सभी पेन पेंसिल हैं। दोस्तों ये लोग कैसे करते हैं, ये सर्कल बनाते जाते हैं। जो बोलता, अगर बोला कि सब हैं कुछ हैं तो थोड़ा मिला देंगे, सब हैं तो उसके पहले सर्कल के बीच में ही रख देंगे, और अगर कोई नहीं है तो बाहर रखेंगे अलग। तो ये आपका सही उत्तर है, सभी पेन पेंसिल हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा मिला दिया पेन पेंसिल, देखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, नीचे 2 आधार वाक्य दिए गए हैं जिनसे 4 निष्कर्ष प्राप्त किए गए हैं। इन आधार वाक्यों से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष वैध रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं? आधार वाक्य, सभी पेन ट्यूब हैं, बल्ब ट्यूब नहीं है, निष्कर्ष है। पंखे बल्ब नहीं है, सभी ट्यूब पंखे हैं, पंखे बल्ब हैं, कोई भी ट्यूब बल्ब नहीं है। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, और बी है आपका फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है दोस्तों, बी आपका सही उत्तर है और बी है आपका फर्स्ट और फोर्थ। तो बी आपका एकदम सही उत्तर। प्रश्न आंसर ट्यूब पेन बल्ब। जब दोनों आधार वाक्यों के उद्देश्य और विरोध उपाश्रय, विपरीत पद, उप विपरीत पद और विरोधाभासी
तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही उत्तर है वो है उपाश्रयी। ठीक है दोस्तों, जब दोनों आधार वाक्यों का उद्देश्य और विधेय समान हो किंतु उनकी यात्रा निम्न हो तो इसे उपाश्रयी रूप का उदाहरण माना जाता है। उपाश्रयी तर्क का प्रस्ताव के दूसरे प्रस्ताव के से संबंध को दर्शाता है, जहाँ पहला प्रस्ताव दूसरे प्रस्ताव में निहित होता है परंतु दूसरे प्रस्ताव में पहला निहित नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित तर्क में तर्क की पहचान कीजिए। कागज पर लेखन बोर्ड पर लेखन के सदृश्य है। निगमनात्मक, परिकल्पनात्मक, सादृश्यात्मक और आगमनात्मक। तो सी जो दोस्तों सही उत्तर है वो है आपका सादृश्यात्मक। प्रश्नगत तर्क सादृश्यात्मक तर्क का उदाहरण है। सादृश्यात्मक तर्क से आशय ऐसी तर्क प्रणाली से है जहाँ दो तर्क बिंदुओं के मध्य उपमा या समानता के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाला यहाँ पर कागज एवं बोर्ड पर लेखन के मध्य स्थापित किया गया है, अतः यह सादृश्यता मूलक तर्क है। तर्क वाक्य सभी पत्तियां हरित हैं। निम्नलिखित में से किस तर्क वाक्य के समतुल्य है? कोई भी पत्ती हरी नहीं है, कोई भी पत्ती हरित रहित नहीं है, कोई भी पत्ती हरित के बजाय अन्य रंग की नहीं है, कोई भी हरित पत्ती नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, केवल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। दोस्तों ये है आपका कोई भी पत्ती हरित रहित नहीं है, कोई भी पत्ती हरित के बजाय अन्य रंग की नहीं है। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका मुझे लग रहा है दोस्तों तालिका आपकी आ गई, जो कि अब आपको पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो तालिका को सॉल्व करने के लिए दोस्तों पेन और पेपर निकालना है। तो दोस्तों चलिए करते हैं। तालिका पर बजाय जो एक विशेष दिन पर सिनेमाघर ए और सिनेमाघर बी में 5 फिल्में PQRST की टिकटों की कुल संख्या दर्शाती है। इस तालिका के आधार पर पूछकर प्रश्न संख्या 31 से 35 के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों सिनेमाघर ए और बी फिल्में P200, B300, Q350 और ये पूरा दिया है दोस्तों, माफ़ करिएगा। तो हम जब अभी प्रश्न करेंगे तो देखते हैं ये हमसे क्या पूछता है, हम उसके हिसाब से तालिका देख के उत्तर दे देंगे। सिनेमाघर ए पर फिल्म टी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या का प्रतिशत सिनेमाघर एक पर पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या तुलना में कितना था? तो हमें परसेंटेज निकालना है दोस्तों ए और टी की जो बिक्री हुई है सिनेमाघर पर टिकटों की, उसके हिसाब से। तो ये संख्या आपको 400 यहाँ मिल गई। सिनेमाघर ए पी की बिक्री की गई टिकटों की संख्या हो गई 200। 400 और 200 को जब हम दोस्तों निकालेंगे तो 400 और 200 का जब हमने निकाला तो आपका निकला है 200%। चलिए दोस्तों दोनों सिनेमाघरों ए और बी को मिलाकर फिल्म क्यू और फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या कितनी है? 1050, 1200, 1250 और 1350। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है 1300। डी जो है वो आपका सही उत्तर है 1350। सिनेमाघर ए और बी को मिलाकर फिल्म क्यू की बिक्री की गई टिकटों की संख्या 350 प्लस 400 750 है। सिनेमाघर ए और बी को मिलाकर फिल्म आर की बिक्री की गई टिकटों की संख्या 250 प्लस 350 600। तो अभीष्ट कुल टिकटों की संख्या 750 प्लस 600 इक्वल टू 1350 है। चलिए दोस्तों सिनेमाघर बी पर फिल्म पी की बिक्री की गई टिकटों संख्या का अनुपात सिनेमाघर बी पर फिल्म क्यू की बिक्री की गई टिकटों की तुलना में कितना है? तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है B3:4। सिनेमा यहाँ देख लीजिए ना 400 तो 3:4। सिनेमाघर पर एक कुल मिलाकर सभी फिल्मों की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या और सिनेमाघर बी पर कुल मिलाकर सभी फिल्मों की बिक्री की गई टिकटों की कुल संख्या के बीच का अंतर। तो आप दोनों को ऐड कर लेंगे, बस माइनस कर देंगे, तो अंतर आपका आ गया 150। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सिनेमाघर बी पर फिल्म टी और एस की कुल मिलाकर बिक्री की गई टिकटों की औसत संख्या कितनी है? 360,
320, 300 और 340। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है सी 300। सिनेमाघर बी पर फिल्म टी और एस की कुल बिक्री की गई टिकटों की संख्या औसत 350 प्लस 250 अपॉन 2, तो 600 अपॉन 2 इक्वल टू 300 है। निम्नलिखित में से कौन से कथन आईसीटी के बारे में सही है? पी है, आईसीटी एक परिवर्ती है जिसका तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड कम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रतिस्पर्धात्मक है। क्यू, समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है। केवल पी, केवल क्यू, पी और क्यू दोनों, ना तो पी और ना ही क्यू। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका बी, आपका एकदम सही उत्तर है दोस्तों, और बी आपका होगा केवल क्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईसीटी एक परिवर्ती एक्रोनिम है जिसका तात्पर्य इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, अतः कथन पी गलत है। जबकि समावेशी शिक्षा में अधिगम समर्थन के लिए आईसीटी का प्रभावी उपयोग सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अच्छे शिक्षण का उदाहरण है, अतः कथन क्यू सही है। आईसीटी का प्रयोग सभी प्रकार के विद्यार्थी समूहों, जिनमें विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं, के लिए स्वतंत्रता, एकीकरण और समान अवसरों को बढ़ावा देता है। शिक्षा के उपागम में परिवर्तन हेतु आईसीटी का प्रयोग अधिक समावेशी अधिगम वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षाप्रद उपकरण के रूप में किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में स्पाईवेयर क्या है? वह है सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के बारे में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्र करना, और वह इस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भेज सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न के आपके ऑप्शन हैं, और वह सॉफ्टवेयर जो कंपनियों को एक केंद्रीय स्थल से उनके कर्मचारियों के कंप्यूटर पर नियमन और देख रेख करने देता है। वह सॉफ्टवेयर जिसका कंप्यूटर पर परिचालन विघटन करने या निजी कंप्यूटर प्रणाली तक पहुंच पाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक अन्य हानिकारक आभासी प्रोग्राम के अंतर्गत छिपा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं अपनी प्रतिलिपियां बनाता है और अन्य प्रोग्राम या फाइल्स में संकलन करता है। तो ये दोस्तों आपका सही उत्तर है। स्पाईवेयर वह सॉफ्टवेयर जिसका उद्देश्य व्यक्ति में उसकी जानकारी के बिना सूचना एकत्रित करना, इस प्रकार की सूचना अन्य निकाय को भी भेजी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से कौन विकी का उत्तम विवरण देता है? एक प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को एक वेबसाइट पर सूचना जोड़ने देती है लेकिन पूर्व में विद्यमान किसी भी सूचना को परिवर्तित करने नहीं देती। एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपनी विषय वस्तु के प्रतिभाग पर अशोधन की अनुमति देती है। एक प्रणाली जो सार्वजनिक रूप से अभिगम्य एक व्यक्तिगत विवरण के रूप में कार्य करती है। एक प्रणाली जो एक ब्लॉक के भीतर अशोधन की निगरानी करती है। तो बी जो है दोस्तों आपका सही उत्तर है। एक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से वेब ब्राउज़र से अपने विषय वस्तु के प्रतिभाग परक अशोधन की अनुमति देती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, अंजलि का शिक्षक ऑनलाइन पाठ्यचर्चा प्रदान करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर उपकरण VLE का उपयोग करता है। यहाँ परिवर्ती VLE का क्या तात्पर्य है? वीडियो लर्निंग एनवायरनमेंट, विजुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट और विजुअल लोकल एनवायरनमेंट। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2 अंकीय 1100 का समतुल्य दशमलव कौन सा है? 102, 204, 153, 51। तो ये आपका सही उत्तर है दोस्तों 102। प्रश्नगत 2 अंकीय संख्या 1100 अभिष्ट दशमलव संख्या 2⁶ × 1, 2⁵ × 1। तो ये आपका हो गया 64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 102। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से संभाव्य गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनिए। बांध के पीछे का जल, रेडियो संकेतक, धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान,
प्रक्षेपण से पूर्व स्थिति में उपग्रह, कुंडलित से स्प्रिंग और महासागर से उत्पन्न उष्णता विकल्प। तो आपका ए हो गया फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपका ए वाला दोस्तों सही उत्तर है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण संचित ऊर्जा को उस वस्तु की गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यह द्रव्यमान तथा गति पर निर्भर करती है। इसका मान उस पिंड के विराम अवस्था से उस वेग का तक त्वरित करने में किए जाने वाले कार्य के बराबर होता है। प्रश्नगत विकल्पों में से संभाव्य गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं बांध के पीछे का जल, धावन पथ पर पड़ा हुआ विमान, प्रक्षेपण से पूर्व स्थिति में उपग्रह, कुंडलित स्प्रिंग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कथन एक संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। कथन दो, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य था। तो प्रयुक्त में दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो दूसरा है। केवल दूसरा क्या है, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना शताब्दी विकास लक्ष्यों का एक लक्ष्य था। चलिए दोस्तों, वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन का आयोजन 6 से 8 दिसंबर तक न्यूयॉर्क शहर में किया गया। इसमें वर्ष 2015 तक के लिए 8 विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। चलिए दोस्तों, जो ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है, मैं पहले भी सारी PYQ की वीडियो में करा चुका हूँ। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन शिखर सम्मेलन को संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCAD के नाम से भी जाना जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन 1992, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002, रियो +20 सम्मेलन 2020। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, रियो +20 सम्मेलन 2020। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतही ओजोन की निर्मिति में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है सी, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भौगोलिक खतरों की श्रेणी में आता है? ग्रसन, हिमधाव, आक्रामक प्रजातियां और बीमारियां। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, हिमधाव। भौतिक भौगोलिक खतरों जियोफिजिकल हजार्ड से तात्पर्य ऐसे भू भौतिकी संकटों से है जिनकी उत्पत्ति पृथ्वी की आंतरिक संरचना में आने वाले बदलावों एवं पर्यावरणीय स्थिति में परिवर्तन से होती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं हिमधाव, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी आदि। प्रस्तुत विकल्पों में बी आपका दोस्तों सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा GIAN ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स को प्रारंभ करने का उद्देश्य था भारतीय अध्येताओं को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना, भारतीय अध्येताओं को भारत में शोध करने के लिए हतोत्साहित करना, वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, और वैश्विक अध्येताओं को विदेश में भारतीय अध्येताओं के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी जो है आपका वो सही उत्तर है, वैश्विक अध्येताओं को भारत में उनके समवर्तियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। भारत सरकार के मानव संसाधन और विकास मंत्रालय वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स GIAN प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य संसाधनों में गुणात्मक वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? पुस्तकों से सीखना, शिक्षकों से सीखना, चिंतन से सीखना और अनुदेशात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना। तो बी जो है आपका वो दोस्तों सही उत्तर है, शिक्षक से सीखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शिक्षा और मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया है? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों इस पर जो ध्यान दिया गया है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है।
चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा मानव शक्ति पर विशेष बल दिया गया। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में वर्ष 1969 से 1974 तक संचालित रही। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रभावी रही प्रतिभा पलायन समस्या निम्नलिखित में से किस पक्ष का परिसूचक है? भारत में उच्च अध्ययन और शोध हेतु पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, विकसित देशों की उस स्तर पर प्रतिभा क्रय की क्षमता जो विकासशील देशों के वश में नहीं थी, जनसंख्या में वृद्धि और मानव संसाधनों का अब उपयोजन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों केवल फर्स्ट और थर्ड, केवल सेकंड और थर्ड, केवल थर्ड और केवल फर्स्ट और सेकंड। तो दोस्तों डी जो है वो आपका सही उत्तर है, केवल फर्स्ट और सेकंड। भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन की क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? AIU, सार्क यूनिवर्सिटी, NUEPA, नालंदा विश्वविद्यालय। तो सी है दोस्तों NUEPA, नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। NUEPA की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1962 में हुई। वर्ष 2006 में इस डीम्ड ट्यूब यूनिवर्सिटी को दर्जा दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास करना, शोध एवं प्रोत्साहन दोनों है। यह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यहाँ ये आपका सेट आज कंप्लीट हुआ। और भी क्लास में आपके लिए सेट डालूंगा। कल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की एक वीडियो आएगी और आपके कल 2022 के भी पेपर दोस्तों आएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ़ोन को ख़राब होने की वजह से मैं आपके लिए कल वीडियो नहीं ला पाया था, आज भी काफ़ी लेट हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप इस बात को समझेंगे। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहा करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।